हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में देखा। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी। सोच अपनी अपनी में ये एक चित्रपाठ जैसा ही है। इसमें दो चित्र दिए हैं, एक नगर का और गांव का। हमने आगे भी देखा ही था। और दोनों चित्रों में क्या अंतर है, और इन दोनों चित्रों में से एक गांव का है और एक शहर का है, और गांव तथा नगर यानी कि शहर के जीवन में क्या अंतर है, दोनों के जीवन में क्या अंतर है, और तुम्हें इन दोनों में से कौन सा जीवन है वो ज़्यादातर अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है और क्यों। और अगला प्रश्न है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है। ये हमने अगले चैप्टर जब देखा था तभी हमने देखे थे। आज हम उसके स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे कि दोनों चित्र में क्या अंतर है। तो दोनों चित्रों में एक गांव का है और एक चित्र है वो नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। इन सब के बावजूद गांव में है वो शांति का वातावरण है कि गांव में है आजकल तो कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो कि गांव के लोग हैं वो कपड़े जो पानी की नदी बहती है तो कि उसमें घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और लेकिन फिर भी गांव के वातावरण में बड़ी ही शांति रहती है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं और वाहनों के कारण वाहनों का शोर है। लोग आधुनिक वेशभूषा में है यानी कि फैशनेबल है। ये थे गांव और नगर के चित्र दो। तो आजकल हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इस महामारी में कि यहाँ कोई भी संकट आए और इस महामारी में कोरोना जैसी महामारी ने लोग आज ढेर सारे लोग शहर से बड़े बड़े शहर से गांव की ओर लौट गए हैं। तो क्योंकि गांव का वातावरण है वो सुरक्षित है, शांत है। गांव में लोग भले ही कच्चे घर में रहते हो, आधुनिक वेशभूषा नहीं पहनते हो, लेकिन वह मामूली कपड़े भी उनको बड़ी शांति और सुकून दे सकता है। इसीलिए आज ज़्यादातर लोग की इच्छा यह है कि वो गांव में छोटा सा घर बनवाए और उसमें शांति से रह सके, और ऐसी भविष्य में कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो वो वहाँ से रहकर शांति से अपना समय बिता सके। तो आज ज़्यादातर लोग हैं वो उस गांव को समझ सके हैं, गांव के लोगों को समझ सके हैं, और गांव की जो पुरानी रीतियाँ थी उसके मन में वो निकल गई और गांव की ओर लौट गए। अगला प्रश्न है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन है वो रुचिकर यानी कि अच्छा लगता है। गांव और दोनों। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। तो गांव के जीवन में सादगी है, सरलता है, किसी भी तरह की बनावटपन और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं। उसका काम क्या होता है कि सुबह होते ही वो बैल लेकर खेत की ओर लौट जाते हैं और खेत का काम कर कर वह वापस घर लौटते हैं, वही उसका काम रहता है। तो कि शांति से वह अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वह खेतों में उगाया हुआ अनाज या ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति से बहुत नज़दीक है। ये सब गांव के जीवन में है। तो कि उसके जीवन में सादगी है, सरल स्वभाव के लोग हैं, वो सीधे साधे हैं, किसी भी तरह की बनावट कण और तड़क भड़क उसके जीवन में दिखाई नहीं देती। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, वो नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में ज़्यादा है कि शहरों में गटर से पानी से और केमिकल देकर और इंजेक्शन देकर वो फ्रूट या सब्जी
फल या सब्जी उगाई जाती है और वो हम खाते हैं। तो कि ये खेतों में उगाया हुए गांव के लोग हैं, वो जो खेत में उगाया जाता है अनाज और सब्जी वो ही खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, उनका जीवन, इनके बावजूद भी उनका जीवन है वो प्रकृति से एकदम नज़दीक है, क्योंकि उसका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक जो सोते हैं तब तक उसका सारा जीवन प्रकृति के यानी कि मिट्टी में रहते ही उसका पालन पोषण होता है, बड़े होते हैं, उसका बच्चे भी प्रकृति से एकदम निकट यानी कि नज़दीक होते हैं। दूसरा है, नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावटपन अधिक दिखाई देती है। लोग जैसे है वैसे नहीं दिखाई देते, परंतु उसको ज़्यादा बनावट करके किसी भी चीज़ में या किसी भी व्यवहार में वो बनावटीपन करके अधिक होता है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी ही पीते हैं। शहरों में गांव की तरह कुएं नहीं होते, इसलिए जो नल में पानी आते हैं वो ही पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। उसमें ये ऑर्गेनिक यानी कि ताज़ी फल सब्जी नहीं होती, जो बाजार में केमिकल युक्त जो पुरानी बासी सब्जी या फल होते हैं वो ही खाते हैं। आजकल हम देख सकते हैं नेशनल जियोग्राफी जैसी चैनल आती है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे भिंडी है या अलग अलग फल है, काकड़ी है, कि वो उसमें केमिकल रंग हरा करने के लिए उसमें पानी में भिगोया जाता है और फिर भी और तरबूज है कि कोई भी फल है तो कि उसको बड़ा करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, उसका रेड कलर करने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं और मीठा फल करने के लिए उसमें सेक्रिन जैसे में बनावटी करके या केमिकल डालकर ही बाजार में बेचते हैं। ये बल्कि गांव में ऐसी चीज़ नहीं होती। गांव में जो होता है वो प्योर यानी कि ओरिजिनल जो अपने खेत में उगाते हैं वो ही वो खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। गांव के जीवन में बड़ी शांति होती है, वहाँ वाहनों का अवर जवर कम होने जाने के कारण उसमें शोर नहीं होता, बल्कि ही नगर में सड़कों के वाहन पर हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। गांव के लोग हैं वो खेत जाते हैं, यानी कि शहर के लोग हैं वो दुकान है, बैंक है, दफ्तर है, उसमें काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। आज हम देख सकते हैं कि गांव के लोग मिट्टी में खेलते हैं, गांव के बच्चे हैं, बल्कि भी नगर यानी कि शहर के बच्चे मिट्टी के पास ही नहीं जाते, मिट्टी के वाले हाथ उसे पसंद ही नहीं होते और जो मिट्टी कपड़े में गलती से ही कपड़े में लग जाए तो वो उसे गंदा कर देता है। बल्कि नगर के गांव के बच्चे हैं वो धूल मिट्टी से रमते खेलते हैं और उसकी ही मिट्टी जो कपड़ों पे लग जाती है तो वह सुकून यानी कि आनंद लेते हैं उसकी मिट्टी का। तो कि लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर है। ये थे नगर और जीवन का अंतर। और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है? तो कि नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। किसी किसी को नगर का जीवन पसंद होगा और कोई को गांव का जीवन पसंद होगा। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। हाँ, यही बात सच है कि आज ज़्यादातर उद्योग, शिक्षण और टेक्नोलॉजी का विकास नगर में ही हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को नगर और पसंद है। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इसके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा उतने गांव में नहीं है, इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। ये बात ही सही है कि जो हो विकास और जो टेक्नोलॉजी का विकास, शिक्षण उसका प्रगति जब नगर में हुई है उतनी गांव में नहीं हुई है, उद्योग धंधा आदि सबकी। परंतु इन सब के बावजूद भी गांव में बड़ी शांति है, सुकून है और लोग शांति से अपने कच्चे मकान में और प्रकृति के नज़दीक अपना समय आनंद खुशी से बिता सकते हैं। तो कि ये नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद लगता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षित लोग हैं, प्रगतिशील है और नगर के अच्छे स्कूल और कॉलेज है। इनके कारण मनपसंद हम जो भी शैक्षणिक कार्य योग्यता प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होती है। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गाँव में नहीं है, इसीलिए मुझे नगर का जीवन ही सबसे ज़्यादा रुचिकर लगता है। अगला प्रश्न है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है?
अगला प्रश्न है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है या नहीं। तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि तालाब में चारों ओर से बंद होता है। चारों ओर से ये जो होता है वो बंद है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। तालाब खुला है, चारों ओर उसकी गंदगी है, वो जो पवन की लहर आती है तो उसमें जो चारों ओर कचरे पड़े हैं वो उड़कर तालाब में गिरते हैं। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। जानवर भी उसमें पानी पीते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल में दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा यानी कि कोलेरा के आदि अनेक तरह क्योंकि तालाब कुएं जैसा खुला नहीं होता है। कुआं खुला है परंतु थोड़ा है, परंतु तालाब तो पूरे का पूरा खुला है और उसके आसपास कचरा है। वो पवन के झोंके से वो तालाब के पत्ते है, कचरा है, जो भी है वो तालाब में गिरते हैं। तालाब के किनारे लोग कपड़े धोते हैं और पशुओं को पानी भी पिलाते हैं और नहलाते हैं। और ये सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है और दूषित जल से हमें अनेक बीमारी, कोलेरा है जैसी अनेक ढेर सारी बीमारियां हमें होती है। और इसीलिए तालाब का जल है वो पीने के लिए योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन शक्तिशाली है, कलम है या तलवार है। अगला प्रश्न है कि कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार। कलम लिखने का, तो सबसे पहले देखेंगे कलम यानी कि पेन। कलम है वो लिखने का काम करती है। तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है। जब हमें एग्जाम्पल दूँ तो अभी एग्ज़ाम आएगी और एग्ज़ाम में आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा तो आपको कुछ भी मगज में, दिमाग में याद नहीं आएगा। फिर आपकी कमल यानी कि पेन रुक जाएंगी, वो कुछ भी लिखेंगी ही नहीं। तो उसकी शक्ति किसके साथ जुड़ी है, हमारे दिमाग के साथ, हमारे मन के साथ। तो क्योंकि हम जब पूरी पढ़ाई करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तभी हमारी कलम लिख पाएंगी, हम कुछ लिख सकते हैं। तो कि कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। और यदि हम कमज़ोर हो, डरपोक हो, तो हम तलवार के साथ हम तलवार चला ही नहीं सकते। और इसीलिए तलवार के चलाने के लिए हमें शारीरिक बल, शारीरिक आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। जैसे कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है, वैसे ही तलवार के साथ शारीरिक क्या करती है, तो कि गले काटती है और खून बहाती है। कलम का काम क्या है, तो कि कविता व लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास, किसी के जीवन चरित्र आदि वह लिखती है कलम। और तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, तो कि उसके द्वारा लिखित जो लिखा जाता है वो हमें आनंद देती है, आनंद खुशी महसूस करती है। उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है। वह बुरे लोगों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वोल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई है। तो कि कलम की ताकत है वो युग युग तक हमें याद रखेगी। रामायण है तो कि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण जो कभी किसी ने देखी ही नहीं हो और किसी ने पढ़ी ही नहीं हुआ, परंतु इस लॉकडाउन में आज हम सब पूरे परिवार के साथ रामायण के जो पात्र है हमने ये किस राम कितने भाई थे और तीनों भाइयों का नाम, 3 भाई थे तो तीनों भाइयों का नाम, उसकी तीनों माताओं का नाम ये किसी को पता ही नहीं है। परंतु आज के युग में ये लोग ऐसे ही वीडियो जो देखना पसंद करते हैं, ऐसे भागदौड़ में लिप्त है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि ऐसे उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं। राम ने कितने वर्ष जो वन में बिताया और सीता जी किस ऋषि के आश्रम में रहे थे, उसके दोनों पुत्रों का नाम क्या था, ये सब हम नहीं जानते। पर देखिए
तो कि कलम क्या देती है, तो कि आनंद देती है। उससे समाज में सुख संविदा सुख शांति का प्रसार होता है। वो लोगों के दिल जीतती है, वह बुरे लोगों को भी अच्छा बना देती है। रामायण पढ़कर, यानी कि हमने देखा ना कि रामायण आज सब टीवी पर रामायण देखते थे, तो कि रामायण पढ़कर कितने ही हमने इसमें कैसी प्रेरणा ली। तो कि आज रामायण हमने देखी तो कितने ही रावण थे, जो रावण जैसे थे उसका व्यवहार, वो राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा जब कभी लिखी गई थी तो आज उसके आत्मकथा हम पढ़ते हैं तो कि कितने बुरे लोग हुए वो अच्छे बन गए। आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा, उसका नाम है सत्य का प्रयोग। तो कि ये पढ़कर कितने ही लोगों का, जो बुरे लोग थे वो अच्छा बन दिया। व्यास है, वाल्मीकि है, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के काहन मरकर भी ये क्या, तो कि वो मर गए, फिर भी उसके द्वारा लिखित जो बुक है वो आज उसे अमर बना देती है। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए थे। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वोल्टियर की कलम की बात कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। कि मेरे मंतव्य से तो तलवार से अच्छी क्या है, तो कि कलम ही है। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, परंतु उसकी शक्ति कुछ समय तक ही टकी रहती है। जब हमारे सामने कोई तलवार मार सके तो हम थोड़े देर के लिए रुक सकते हैं, फिर हमारे पर वह वार करता ही जाए तो हम उसके साथ हमारी तलवारें उठी जाती हैं। तो कलम की शक्ति तो युग युग तक छाई हुई है। हमने देखे कि व्यास है, वाल्मीकि है, कालिदास है, तुलसीदास है, रविंद्रनाथ टैगोर, हम कैसी भी परिस्थिति हो तो हम बुक खोलकर वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार से उपेक्षा कलम की अधिक शक्ति, कि मेरे विचार से यही है कि तलवार से ज़्यादा कलम अधिक शक्तिशाली साधन है। थैंक यू।